नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास है 13 सितंबर 2025 की कुछ अहम खबरें, कुछ करंट अफेयर्स। हम्म। और इरादा यह है कि हम इन्हें सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इनके तह तक जाकर समझे कि इनके मायने क्या हैं। बिल्कुल। आज की खबरें भी देखिए काफ़ी अलग-अलग तरह की हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री का दौरा है, बड़ी विकास परियोजनाएं हैं। हाँ। फिर एक नई राजधानी ट्रेन की बात है मिजोरम के लिए। ट्रैफिक चालान में छूट का भी जिक्र है। अच्छा। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मतलब बीएचयू में एक साइंस कॉन्फ्रेंस चल रही है। और साथ ही बिजली सेक्टर से जुड़ी भी एक खबर है। काफी कुछ है आज। हाँ, तो चलिए इन अलग अलग धागों को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे से। ये दौरा ये तो अपने आप में काफी बड़ी बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहमियत रखता है। इसलिए क्योंकि 2023 में जो दुखद हिंसा हुई थी मणिपुर में, हाँ। उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है आज 13 सितंबर को। तो इतने समय बाद ये दौरा होना ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, इसका एक प्रतीकात्मक मतलब भी बहुत गहरा है। हाँ, एक संकेत देने की कोशिश है शायद। बिल्कुल, कि हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है, ऐसा। और इस दौरे में 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी ऐलान है या उद्घाटन है। 7,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। खासकर उस राज्य के लिए जिसने इतना कुछ देखा है पिछले कुछ वक्त में। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या सिर्फ इतना बड़ा निवेश काफी है? वो जो गहरे जख्म हैं हिंसा के, क्या वो सिर्फ पैसों से भर सकते हैं? आपने बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया। देखिए, 7,000 करोड़ रुपए का निवेश ये यकीनन एक बड़ा कदम है, और ये दिखाता भी है कि केंद्र सरकार का ध्यान है कि वहाँ विकास हो, स्थिरता आए। इसमें शायद सड़कें होंगी, पुल होंगे, अस्पताल, स्कूल, जो बुनियादी जरूरतें होती हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ ढांचा बना देना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तो ये होगी कि ये परियोजनाएं जमीन पर उतरें कैसे। सही। और क्या वो वाकई स्थानीय लोगों के बीच, खासकर जो प्रभावित हुए हैं, उनके बीच विश्वास बनाने में, सुलह कराने में मदद करती हैं। मतलब विकास ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारे लिए है, ऐसा न लगे कि बाहर से कुछ थोपा जा रहा है। मतलब कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है और लोग इसमें कितना जुड़ते हैं, वो देखना होगा। बिल्कुल, असली परीक्षा वही है। चलिए, ये बात तो हुई मणिपुर की। और विकास के लिए कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है, ये हमें अगली खबर पर ले जाता है। मिजोरम से एक नई राजधानी एक्सप्रेस शुरू हुई है। हाँ, ये मिजोरम में साइरांग को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस से जुड़ेगी, नई राजधानी एक्सप्रेस। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बता रहे हैं, कि पिछले 6 साल में ये पहली नई राजधानी सेवा है। अच्छा, 6 साल में पहली? हाँ, मतलब हो सकता है मौजूदा रूट पर ट्रेनें बढ़ी हों, पर बिल्कुल नया राजधानी रूट, वो भी उत्तर पूर्व के लिए, ये ध्यान खींचता है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक ट्रेन का चलना नहीं है। ये मुझे लगता है कि उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी को मजबूत करने की जो एक बड़ी रणनीति है, उसका हिस्सा है। हाँ, हो सकता है। और राजधानी एक्सप्रेस तो भारतीय रेलवे की प्रीमियम सेवाओं में आती है। सही कहा। तो सैरांग जैसे इलाके को, जो शायद उतना जुड़ा हुआ नहीं था, सीधे दिल्ली से प्रीमियम ट्रेन से जोड़ना, वहां के लोगों के लिए तो यात्रा में काफी आसानी होगी, समय बचेगा, आराम मिलेगा। हाँ, ये तो है। और सिर्फ यात्रा ही नहीं, इससे व्यापार के, पर्यटन के और लोगों के आने जाने, मिलने जुलने के भी नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन एक बात और सोचने वाली है, क्या सिर्फ प्रीमियम ट्रेनें ही काफी हैं? मतलब उत्तर पूर्व के कई ऐसे इलाके होंगे, अंदरूनी इलाके, जिन्हें शायद ज्यादा जरूरत सस्ती, आसानी से मिलने वाली कनेक्टिविटी की हो, जो छोटे शहरों को, गांवों को आपस में जोड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, राजधानी जैसी प्रीमियम सेवाएं एक बड़े शहर से कनेक्टिविटी तो बेहतर करती हैं, और एक अच्छा संदेश भी देती हैं कि हाँ, इस इलाके पर ध्यान है। हाँ। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर पूरे इलाके का विकास करना है, तो लोकल और रीजनल कनेक्टिविटी, जिसमें सस्ती ट्रेनें हों, अच्छी सड़कें हों, वो उतनी ही जरूरी हैं, शायद उससे भी ज्यादा। अगर हम इसे मणिपुर वाली खबर से जोड़ें, तो ये उत्तर पूर्व पर बढ़ते फोकस को दिखाता तो है, पर असली कामयाबी तभी होगी जब विकास का फायदा हर कोने तक पहुंचे, सिर्फ बड़े शहरों या प्रीमियम सेवाओं तक न रह जाए। यानी एक बैलेंस चाहिए, प्रीमियम भी हो और जो आम जरूरत है वो भी पूरी हो। बिल्कुल, एक संतुलित नजरिया चाहिए। चलिए, अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो शायद शहरों में रहने वाले बहुत से लोगों से सीधे जुड़ा है, ट्रैफिक चालान। आज राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है। हाँ,
आज 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और इसके तहत ना ट्रैफिक चालानों को निपटाने में छूट दी जा रही है। लोक अदालतें, जैसा हम जानते हैं, ये कोर्ट का बोझ कम करने का एक तरीका है। हाँ, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बिल्कुल, और लोगों को भी जल्दी और सस्ता न्याय मिल जाता है। ये ट्रैफिक चालान में छूट वाली बात सुनकर तो कई लोगों को राहत मिलेगी जिनके चालान पेंडिंग होंगे, लेकिन स्रोत में लिखा है कि ये छूट सिर्फ हल्के अपराधों के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हर तरह के चालान माफ हो जाएंगे? नहीं, सारे नहीं। स्रोत साफ कहता है कि ये छूट सिर्फ मामूली या हल्के ट्रैफिक अपराधों के लिए है। जैसे मान लीजिए बिना हेलमेट गाड़ी चलाई, या पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, या नो पार्किंग में गाड़ी लगा दी। अच्छा, छोटे मोटे उल्लंघन। हाँ, जो गंभीर अपराध हैं, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना या बहुत तेज चलाना खतरनाक तरीके से, उन पर ये छूट लागू नहीं होगी। सेफ्टी से समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से मौका है उन लोगों के लिए जिनके छोटे चालान बाकी हैं कि वो कुछ कम पैसे देकर मामला खत्म कर लें। हाँ। लेकिन क्या इससे एक गलत संदेश नहीं जाता कि चलो नियम तोड़ो, बाद में लोक अदालत में छूट मिल जाएगी? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है और सिस्टम को इसी का संतुलन बनाना पड़ता है। देखिए, लोक अदालत का मुख्य मकसद तो है अदालतों पर बोझ कम करना। लाखों ट्रैफिक चालान होते हैं हर साल। हाँ, बहुत होते हैं। और कई भरे नहीं जाते। फिर उनकी वसूली की प्रक्रिया, कोर्ट केस, इसमें बहुत समय और संसाधन लगते हैं। तो लोक अदालत एक प्रैक्टिकल तरीका है। लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती है और सिस्टम से पेंडिंग केस कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि इसे आदत ना बनने दिया जाए और गंभीर मामलों में कोई नरमी ना हो, तभी नियमों का सम्मान बना रहेगा। ये राहत और रोकथाम के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है। समझ गया। प्रैक्टिकल जरूरत और नियम का पालन, इनके बीच का संतुलन। चलिए अब थोड़ा विज्ञान और शिक्षा की दुनिया में चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, वहां कुछ खास हो रहा है? जी, BHU, जो देश के बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, वहाँ फिजिक्स ऑफ स्ट्रांगली कोरिलेटेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये फिजिक्स का, खासकर क्वांटम फिजिक्स और मटेरियल साइंस का, एक बहुत ही एडवांस्ड फील्ड है। स्ट्रांगली कोरिलेटेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, बाप रे, ये सुनने में ही कितना जटिल लग रहा है। क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में बता सकती हैं कि ये है क्या आखिर, और इतना जरूरी क्यों है कि इस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है? कोशिश करती हूँ। देखिए, ज्यादातर चीजों में ना इलेक्ट्रॉन काफी हद तक अकेले अकेले घूमते हैं, जैसे एक कमरे में लोग अपनी मर्जी से चल रहे हों। लेकिन कुछ खास तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इतने मजबूती से जुड़े होते हैं, इतने इंटरैक्ट करते हैं कि वो अकेले नहीं बल्कि एक टीम की तरह बर्ताव करते हैं। अच्छा, टीम की तरह? हाँ, जैसे कोई भीड़ एक साथ एक तरफ बढ़ती है या एक साथ रिएक्ट करती है, या जैसे सिंक्रोनाइज्ड डांसर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इसी चीज को स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का टीम वर्क। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और इसी टीम वर्क की वजह से इन मटेरियल्स में कुछ बहुत अजीब और अनोखे गुण पाए जाते हैं जो आम चीजों में नहीं मिलते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी, मतलब बिजली का बिना किसी नुकसान के बहना, वो भी काफी ऊंचे तापमान पर। आमतौर पर सुपर कंडक्टिविटी बहुत ठंडे तापमान पर होती है। हाँ, सुना है। या फिर एक और गुण है जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर उस चीज का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बदल जाता है। अच्छा। अब इन गुणों को समझना भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर हम बिजली बिना नुकसान के भेज पाएं। हाँ, कितनी बचत होगी। या फिर बहुत छोटे, बहुत तेज मेमोरी डिवाइस बना पाएं। ये जो PSCS का फील्ड है, ये इन्हीं संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। वाह, तो ये फंडामेंटल साइंस है, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन भविष्य की टेक्नोलॉजी से है। ये कॉन्फ्रेंस कब तक चल रही है? ये कल तक चलेगी, 14 सितंबर तक। यहाँ जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि भारत में और BHU जैसे संस्थान में इतने एडवांस्ड, इतने फंडामेंटल टॉपिक पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना, ये दिखाता है कि देश की वैज्ञानिक क्षमताएं बढ़ रही हैं। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला या अपनाने वाला ही नहीं, बल्कि ज्ञान बनाने में, रिसर्च में भी दुनिया के साथ कदम मिला रहा है। ये फंडामेंटल साइंस में निवेश कितना जरूरी है, ये भी बताता है। सही बात है। ऐसी रिसर्च का फायदा शायद तुरंत न दिखे, पर यही आगे चलकर बड़े आविष्कारों की नींव बनती है। ये एक तरह से भविष्य के लिए निवेश है। लॉन्ग टर्म बेट। तो ये सिर्फ एक एकेडमिक चर्चा नहीं है, बल्कि भारत के साइंटिफिक फ्यूचर को शेप देने की कोशिश है। इससे वैज्ञानिकों में सहयोग भी बढ़ेगा, युवा रिसर्चर्स को प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से
ऐसे इवेंट्स विचारों के आदान प्रदान के लिए, नई पार्टनरशिप्स बनाने के लिए और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वैज्ञानिक तरक्की इन्हीं से होती है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब आज की आखिरी अहम खबर पर आते हैं। ये बिजली क्षेत्र से जुड़ी है। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CPRI ने कुछ नया शुरू किया है। जी, CPRI जो भारत में बिजली के उपकरणों की टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और रिसर्च के लिए सबसे बड़ी संस्था है, उसने एक नई रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी मतलब RTL स्थापित की है। एक रीजनल लैब, इसका क्या काम होगा? CPRI की तो पहले से ही बड़ी लैब्स हैं शायद बैंगलोर वगैरह में, तो ये नई RTL क्यों? हाँ, उनकी मुख्य लैब्स हैं। ये नई RTL जो है ये भी बिजली के उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर्स हो गए, सर्किट ब्रेकर्स, केबल, इंसुलेटर्स, इन सब की टेस्टिंग और मूल्यांकन पर फोकस करेगी। अच्छा। इसका मकसद ये पक्का करना है कि ये सारे उपकरण जो हमारे पावर ग्रिड में लगते हैं वो तय मानकों पर मतलब क्वालिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरें। और इसके अलावा ये क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मदद करेगी। हो सकता है ये इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए। तो इसका सीधा असर हमारे घरों तक, फैक्ट्रियों तक जो बिजली पहुंचती है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी पर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। भारत का पावर सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नई पावर जनरेशन कैपेसिटी जुड़ रही है, ट्रांसमिशन लाइंस बिछ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैल रहा है। हाँ, जरूरत भी है। बिल्कुल। तो इस विस्तार के साथ ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि जो भी नए उपकरण ग्रिड में लग रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, भरोसेमंद हों। सोचिए, एक खराब ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर पूरे सिस्टम को ठप कर सकता है। हाँ, या कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल, सुरक्षा का भी सवाल है। अब रीजनल लेवल पर ऐसी लैब बनाने का एक बड़ा फायदा ये है कि टेस्टिंग की सुविधा मैन्युफैक्चरर्स के पास पहुंच जाती है। अच्छा, ये कैसे? देखिए, खासकर जो छोटे और मंझोले उद्योग हैं जो बिजली के उपकरण बनाते हैं, उनके लिए अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराने के लिए दूर बेंगलोर या किसी और बड़े सेंटर भेजना महंगा भी पड़ता है और समय भी लगता है। हाँ, बात तो सही है। अगर उनके इलाके में ही एक अच्छी लैब हो तो ये प्रक्रिया तेज हो जाती है, सस्ती हो जाती है और आसान हो जाती है। तो क्या ये मेक इन इंडिया जैसी चीजों को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स आसानी से अपने प्रोडक्ट टेस्ट और सर्टिफाई करा पाएंगे? निश्चित रूप से। जब अच्छी क्वालिटी की टेस्टिंग सुविधा आसानी से मिलती है तो ये घरेलू निर्माताओं को बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने में मदद मिलती है। इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि भारत में बने बिजली उपकरण दुनिया भर के मानकों के बराबर हो। ये न सिर्फ हमारे अपने ग्रिड के लिए अच्छा है बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने काफी अलग अलग खबरों को देखा। मणिपुर में विकास पैकेज और PM का दौरा, मिजोरम के लिए नई राजधानी, ट्रैफिक चालान में लोक अदालत से राहत, BHU में फंडामेंटल फिजिक्स पर चर्चा और CPRI की नई रीजनल लैब। ये सब अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, पर इन सबको मिलाकर देखें तो कोई बड़ी तस्वीर दिखती है, कोई कॉमन थीम। हाँ, मुझे लगता है अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखें तो कुछ ट्रेंड्स या थीम्स नजर आते हैं। पहला तो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर लगातार फोकस बना हुआ है। हाँ, मणिपुर और मिजोरम दोनों की खबरें थी। बिल्कुल, चाहे वो संघर्ष के बाद विकास की बात हो मणिपुर में या कनेक्टिविटी बेहतर करने की मिजोरम में। दूसरा थीम है गवर्नेंस में प्रैक्टिकल तरीकों का इस्तेमाल, जैसे लोक अदालत का उपयोग लोगों को राहत देने और सिस्टम का बोझ कम करने के लिए। व्यवहारिक समाधान। हाँ, और तीसरा भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी आधार को मजबूत करने पर जोर, चाहे वो भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़ी बेसिक रिसर्च हो जैसे BHU में, या आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी पक्की करने वाली इंजीनियरिंग क्षमता हो जैसे CPRI में। तो ये एक तरह की मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी लगती है। रीजनल डेवलपमेंट भी, आम नागरिक की सुविधा भी और टेक्नोलॉजिकल तरक्की भी। बिल्कुल, और ये भारत जैसे बड़े और जटिल देश की चुनौतियों और उसकी आकांक्षाओं दोनों को दिखाता है। आपको एक ही समय पर जमीनी स्तर की जरूरतों जैसे ट्रैफिक चालान निपटाना उस पर भी ध्यान देना है और बिल्कुल अत्याधुनिक रिसर्च जैसे PSCS उस पर भी। हाँ, दोनों छोड़ संभालने पड़ते हैं। वर्ष वाले इलाकों का विकास भी करना है और साथ ही साथ देश की तकनीकी क्षमता भी बढ़ानी है। ये सब साथ साथ चलता है। यहाँ पर सोचने के लिए एक सवाल ये उठता है, हमने आज क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और संघर्ष के बाद विकास पर फोकस देखा, लेकिन क्या ये कदम सिर्फ बिल्डिंग और सड़कें बनाने तक ही रहेंगे या इनमें सामाजिक मेलजोल बढ़ाने, लोकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने
और सच में सबको साथ लेकर चलने पर भी उतना ही जोर होगा? ये जरूरी सवाल है। दूसरी तरफ भारत जैसे देश में जहां संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, जो तात्कालिक जरूरतें हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को तुरंत राहत देना, और जो लॉन्ग टर्म निवेश है जैसे बेसिक साइंस रिसर्च, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए? क्या ये प्राथमिकताएं हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं या कभी-कभी इनके बीच टकराव भी होता है? भविष्य की तरक्की शायद इसी संतुलन को साधने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी। वाकई ये सोचने के लिए बहुत अहम नुक्ता है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।